हेलो दोस्तों, मैं सोनू कुमार आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एसके शिक्षा संस्कृति में स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो वैसे विद्यार्थी के लिए हैं जो विशेष रूप से एसआई यानी बिहार दरोगा के बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए 23/4/2008 का हल प्रश्न पत्र का डिस्कशन कराने जा रहे हैं और यह डिस्कशन जरूर सुनिए। सुनने पर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर यह चैनल को कर लें। इस प्रकार से वीडियो आगे भी देते रहेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यानी डिस्कशन है बिहार दरोगा के, चलते हैं इस आगे। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति किसको किसको नियुक्त कर सकता है? राष्ट्रपति किसको किसको नियुक्त कर सकता है? राष्ट्रपति किसको किसको नियुक्त कर सकता है? तो भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। भारत के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर अगर प्रधानमंत्री आदेश दे दे, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की अन्य सदस्यों को भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगर प्रधानमंत्री सलाह दे दे, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद के सदस्यों को भी राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। फिर अगला 3 नंबर में कह रहा है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों एवं अन्य न्यायाधीशों को भी नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति, आप दोस्तों बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति किसको किसको नियुक्त कर सकता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा। अब प्रधानमंत्री अगर सलाह देता है तो यानी प्रधानमंत्री द्वारा जो चुना गया मंत्री परिषद होगा उसको भी राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों एवं अन्य न्यायाधीश को भी नियुक्त कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। और 4 में करा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी कौन नियुक्त करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भी नियुक्त कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भी नियुक्त कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। अगला करा है 5 में राज्यों के राज्यपाल को भी नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यों के राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यों के राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यानी भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक। और राष्ट्रपति और किसको किसको नियुक्त कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है। ठीक है। और अगर प्रधानमंत्री आदेश दे दे तो प्रधानमंत्री द्वारा चुने गए मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों को भी राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी एवं अन्य न्यायाधीश को नियुक्त राष्ट्रपति करेगा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भी नियुक्त राष्ट्रपति करेगा। राज्य के राज्यपाल को भी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेगा। अगला क्वेश्चन क्या करा है? अगला क्वेश्चन करा है महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यानी क्वेश्चन है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। फिर अगला क्वेश्चन करा है भारत का महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया जा रहा है। जो भारत का महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। अनुच्छेद 88 के अंतर्गत यानी अनुच्छेद 88 के अंतर्गत महान्यायवादी किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। यानी बताया अनुच्छेद 88 में बताया गया है महान्यायवादी को मत देने का अधिकार नहीं है। महान्यायवादी को मत देने का अधिकार नहीं है। महान्यायवादी को अनुच्छेद 88 में बताया गया है कि महान्यायवादी को किसी भी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत दे नहीं सकता है। अनुच्छेद 88 में और क्या बताया? अनुच्छेद 88 में बताया गया है अनुच्छेद 88 के अंतर्गत अनुसार एक ही संघ के मंत्री किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं। अनुच्छेद 88 के अनुसार ही एक ही संघ के मंत्री किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं और भाषण दे सकते हैं, लेकिन मतदान किसी सदन में कर सकते हैं जिस सदन का सदस्य हो सकता है। अगला क्वेश्चन सी में क्या करा है? करा है सी में भारत यानी आंसर है अगला क्वेश्चन का, अब सही रहेगा। भारत का राष्ट्रपति, सॉरी ये जो है गलती हो गई। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। भारत का
राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को भारत का सौंप सकता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी अपना पद त्याग सकता है। क्या क्या दशा रहेगा? राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी अपना पद त्याग सकता है। पहला है जो वह उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा कर सकता है। यानी राष्ट्रपति अपना पद 5 वर्ष से पहले त्याग सकता है, लेकिन कैसे? अपना मतलब कि उपराष्ट्रपति को यह जो है त्यागपत्र अपना दे सकता 5 वर्ष के पहले। फिर दूसरा कह रहा है महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर अनुच्छेद 56 एवं 61 के तहत मतलब कि वह अपना पद त्याग सकता है। महाभियोग द्वारा हटाए जाना, महाभियोग अगर उसे राष्ट्रपति कह दे या 5 वर्ष के पहले आप हटिए, या अनुच्छेद 56 एवं 61 के तहत महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। अब है 3 महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है जो अनुच्छेद 61 में है। महाभियोग के लिए एक आधार है जो अनुच्छेद 61 में बताया गया। महाभियोग के लिए एक ही केवल आधार है जो अनुच्छेद 61 में बताया गया है। उल्लेखित एक है कि वह संविधान का अतिक्रमण हो। अनुच्छेद 57 के अंतर्गत राष्ट्रपति 5 वर्षों के कार्यकाल पूरा करने के बाद पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। किस अनुच्छेद में बताया गया है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल अगर 5 वर्ष हो जाता है तो पुनः निर्वाचित हो सकता है? यह अनुच्छेद 57 में बताया गया है। अनुच्छेद 57 में बताया गया है राष्ट्रपति 5 वर्षों का अगर कार्यकाल पूरा कर लेता है वह पुनः निर्वाचित हो सकता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वह 2 कार्यकाल के लिए यानी 2 बार राष्ट्रपति बने थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। अब आ गया है प्रश्नकाल से क्वेश्चन। प्रश्नकाल से है प्रश्नकाल में भारत के 2008 ईस्वी में यानी राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। प्रश्नकाल जिस समय लगा था उस समय 2008 का साल चल रहा था। उस समय राष्ट्रपति कौन थी? तो राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल भारत के राष्ट्रपति 2007 से 2012 तक थी। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत के राष्ट्रपति 2007 से 2012 तक थी। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत के राष्ट्रपति 2007 से 2012 तक थी। श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति थी और द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007 के राष्ट्रपति थे। APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति थे और श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल 2007 से 2012 7-5 बार 5 साल रहा और 2002 से 2002 3 4 5 6 7 यानी 7 ये 5 साल रहा APJ अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन करा भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद थे। भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। कहेगा वर्तमान में भी भारत के राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है 15वां स्थान के राष्ट्रपति हैं। वर्तमान में भारत के भी राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है ये 15वीं स्थान के राष्ट्रपति है। 15वीं स्थान के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। लेकिन कहेगा भारत के प्रधानमंत्री जो है अभी कैवां प्रधानमंत्री है? तो भारत के प्रधानमंत्री भी जो है 15वां प्रधानमंत्री है। भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने विदाई दिया है। 25 जुलाई 2022 को शपथ ग्रहण ली थी। भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में श्री द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को शपथ ग्रहण की थी। भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को शपथ ग्रहण ली थी। भारत के प्रथम आदिवासी ST राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू थी। भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को शपथ ग्रहण ली थी। भारत के प्रथम आदिवासी महिला ST राष्ट्रपति कौन? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले प्रथम और सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बनी। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बने।
अगला क्वेश्चन, भारत के तबीयत भी ठीक नहीं। भारत के 23वें सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर थे। भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन थे? जनरल दीपक कपूर थे। भारत के 23वें सेना के प्रमुख, यानी भारत के 23वें सेना के प्रमुख कौन थे? जनरल दीपक कपूर थे। जनरल दीपक कपूर थे। भारत के 23वें सेना के प्रमुख जनरल दीपक कपूर थे। भारत के 24वें सेना के प्रमुख जनरल विजय कुमार सिन्हा थे। भारत के 24वें सेना प्रमुख जनरल विजय कुमार सिन्हा थे। भारत के 25वें सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह थे। भारत के 25वें सेना के प्रमुख जनरल विक्रम सिंह थे। भारत के 28वें थल सेना के अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे हैं थे। भारत के 28वें थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे थे। भारत के 23वें सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर थे। भारत के 24वें सेना प्रमुख जनरल विजय कुमार सिन्हा थे। भारत के 25वें सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह थे। भारत के 28वें थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे थे। 23वां का है दीपक कपूर, 24वां का है विजय कपूर, 25वां का है विक्रम सिंह, 28वां सेनाध्यक्ष का है मनोज मुकुंद नरवणे। अब अगला क्वेश्चन है 4 के बाद होगा 5। भारत के 29वें थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे हैं। भारत के 29वें थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे हैं। भारत के 29वें थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे हैं। तीनों सेना के अध्यक्ष सुपर कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेना के थल सेना, जल सेना, वायु सेना, कहेगा तीनों सेना के अध्यक्ष, यानी तीनों सेना के अध्यक्ष, थल सेना, जल सेना, वायु सेना के अध्यक्ष सुपर कमांडर कौन होते हैं? यह होते हैं राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेना, थल सेना, जल सेना, सुपर कमांडर कौन? राष्ट्रपति होते हैं। भारत के प्रमुख न्यायाधीश उपयुक्त में से सभी रहे हैं, यानी ऑप्शन जो वहाँ पे दिए होंगे 5 नंबर प्रश्न में वो दिया है। भारत के न्यायाधीश सब कोई रहे हैं। आर.सी. लाहौरी 2004 से 2005 में भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। आर.सी. लाहौरी 2004 से 2005 में भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। आर.सी. लाहौरी 2004 से 2005 में भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। के.जी. बालकृष्ण 2007 से 2010 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है के एन सिंह भारत के मुख्य न्यायाधीश 1951 में बने थे। सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का रहा, के एन सिंह का। जस्टिन के एन सिंह भारत के मुख्य न्यायाधीश 25 नवंबर 1951 से 12 दिसंबर 1951 तक थे। जस्टिन वाई.वी. चंद्रचूड़ 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक मुख्य न्यायाधीश रहे थे, जो सर्वाधिक काल तक मुख्य न्यायाधीश रहे थे। कौन? जस्टिन वाई.वी. चंद्रचूड़ 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक मुख्य न्यायाधीश रहे थे, जो सर्वाधिक काल तक मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है के.जी. बालकृष्ण भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे। के.जी. बालकृष्ण भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे। के.जी. बालकृष्ण भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर वाई चंद्रचूड़ ने नवंबर 1922 को शपथ लिए थे। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर वाई चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर 2022 को शपथ लिए थे। अगला क्वेश्चन है राज्य मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य मंत्री परिषद जो होता है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह इससे पूर्व भी
उसको विघटित कर सकता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु विशेष परिस्थिति आ जाने पर राज्यपाल को यह अधिकार है, राज्यपाल को अधिकार है कि वह इससे पूर्व भी उसको विघटित कर सकता है। विधानसभा के 17 आवासन, विधानसभा के 17 आवासन, विधानसभा के 17 आवासन यानी प्रोग्रेशन का आदेश राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। विधानसभा के 17 आवासन का आदेश, विधानसभा के 17 आवासन का आदेश राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। विधानसभा के 17 आवासन का आदेश राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। विधानसभा के 17 आवासन का आदेश राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और मतलब कि अगर जो प्रधानमंत्री के आदेश लेकर मतलब अन्य मंत्रिमंडल को भी नियुक्त कर सकता है राष्ट्रपति, लेकिन मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल द्वारा की जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाता है। वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत साबित कर सके। इन मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत यानी बहुत सारे मत साबित कर सके। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री राज्य का एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य का एक मंत्री यानी राज्य में कोई भी मंत्री, जैसे शिक्षा मंत्री या परिवहन कल्याण मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री, जो भी हो, यानी राज्य का एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है या राज्यपाल से वो मतलब कि कुछ भी मांग साथी करेगा। संघ के एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी ये मंत्री संघ में जो फिर सबसे ऊपर हेड होता है वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी राष्ट्रपति जो कहेगा वो सुनेगा वो। संघीय परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संघीय परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने तांतिया कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ अनुबंध किया है। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने तांतिया कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ अनुबंध किया है। जून 1975 ईस्वी में तांतिया कंस्ट्रक्शन कंपनी है। जून 1975 ईस्वी में भारतीय कंपनी अधिनियम, जून 1975 ईस्वी में भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 को अंतर्गत बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड का गठन किया था। जून 1975 ईस्वी में भारतीय कंपनी अधिनियम, जून 1975 में भारतीय कंपनी अधिनियम 1975 को अंतर्गत बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, जूट के उत्पादन में बिहार का पूर्णिया जिला अग्रणी है। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला है जो अग्रणी है? जूट के उत्पादन में बिहार का पूर्णिया जिला बहुत ही अग्रणी है। जूट उत्पादन में बिहार का पूर्णिया जिला अग्रणी है। पूर्णिया जिला जूट उत्पादन में बिहार का पूर्णिया जिला अग्रणी है। सोने का रेशा के नाम से मशहूर जूट है। सोने का रेशा के नाम से क्या मशहूर है? तो जूट है। सोने का रेशा किसे कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है। सोने का रेशा के नाम से मशहूर जूट के रेशे के सामानों को निर्माण करने में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। सोने का रेशा के नाम से मशहूर जूट के रेशों के सामानों, जूट के रेशों के सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। कहेगा जूट के रेशों के सामानों का निर्माण, जूट के रेशा से जो सामान तैयार होता है उस दशा में भारत क्या स्थान पर? विश्व में प्रथम स्थान पर है। भारत विश्व में 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है। भारत जो है विश्व में 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है। भारत के द्वारा जो है पूरा विश्व में 35% जूट के सामानों का निर्माण किया जाता है। बिहार में जूट उत्पादक करने वाले जिले पूर्णिया,
कटिहार, सहरसा, किशनगंज, मधुबनी, दरभंगा है। बिहार में जूट उत्पादन करने वाले ज़िले पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, किशनगंज, मधुबनी, दरभंगा है। बिहार में जूट उत्पादन करने वाले ज़िले कौन कौन? पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, किशनगंज, मधुबनी, दरभंगा आदि है। सबसे ज़्यादा भारत में जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। सबसे ज़्यादा भारत में जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। यानी देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन इतना आ गया, अगर कहेगा बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है तो पूर्णिया। लेकिन कहेगा भारत का कौन सा राज्य जूट उत्पादन में सबसे अधिक है तो पश्चिम बंगाल। कहेगा विश्व में कितने प्रतिशत जूट के रेशा से सामान तैयार करता है भारत तो 35%, जो कि नंबर 1 स्थान पे है जूट के सामान उत्पादन करने में भारत का। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में 1857 के विद्रोह। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने आरा के नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने आरा के नेतृत्व का विद्रोह किया था। 1857 विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने आरा के नेतृत्व का विद्रोह किया था। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद चलते हैं, इसी में क्वेश्चन नंबर 9 का ही है। बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा के जमींदार थे। बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा के जमींदार थे, जिनके नेतृत्व में आरा में यह विप्लव आरंभ की हुआ। बाबू कुंवर सिंह जगदीश आरा के जमींदार थे, जिनके नेतृत्व में आरा के यह विप्लव आरंभ हुआ। 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र उनके नायक थे। 1857 ईस्वी के महान क्रांति के प्रमुख केंद्र उनके नायक थे। 1857 ईस्वी के महान क्रांति के प्रमुख केंद्र क्या था? उनके नायक था। केंद्र नेतृत्वकर्ता, यानी दिल्ली में जो है यह कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर थे। दिल्ली से युद्ध का यानी नेतृत्व कौन कर रहे थे? बहादुर शाह जफर थे। अब है कानपुर। कानपुर से नेतृत्व कौन कर रहे थे? नाना साहब। कानपुर से युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहे थे? नाना साहब। लखनऊ से नेतृत्व कौन कर रहे थे? बेगम हजरत महल। दिल्ली से बहादुर शाह जफर, कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, फतेहपुर से अजी मुल्ला। फतेहपुर से कौन करते थे? अजी मुल्ला। फतेहपुर से कौन करते थे नेतृत्व? अजी मुल्ला। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई करते थे। दिल्ली से कहे बहादुर शाह जफर, कानपुर से कहे नाना साहब, लखनऊ से कहे बेगम हजरत महल, फतेहपुर से कहे अजी मुल्ला, झांसी से कहे रानी लक्ष्मीबाई। ये सभी जो है नेतृत्व यानी देश को आज़ाद करने में वहाँ से ये सब कर रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर APJ अब्दुल कलाम हैं। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन थे? APJ अब्दुल कलाम थे। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन थे? APJ अब्दुल कलाम थे। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन थे? APJ अब्दुल कलाम थे। APJ अब्दुल कलाम ने 2011 में नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर पद से त्यागपत्र दे दिए थे। APJ अब्दुल कलाम ने 2011 में नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर पद से त्यागपत्र दे दिए थे। APJ अब्दुल कलाम ने 2011 में नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर से त्यागपत्र दे दिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। दोस्तों, मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ जरूर करें। सब्सक्राइब खुद कर लें। बिहार में लगभग 60% क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। क्वेश्चन रहेगा बिहार में बताइए कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो 60% क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है बिहार में। बिहार न केवल एक कृषि प्रधान राज्य है बल्कि कृषि ही राज्य के अधिकांश जनमानस की जीवन शैली है। बिहार न केवल एक कृषि प्रधान राज्य है
बल्कि कृषि ही राज्य के अधिकांश जनमानस की जीव शैली है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब बिहार में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है, तो 60% क्षेत्र पे। राज्य की जनसंख्या का 89% भाग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। यानी बिहार राज्य की बात है, बिहार राज्य की जनसंख्या का 89% भाग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, गाँव में निवास करती है, जिसमें लगभग 80% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आधारित है। क्या बताइए, बिहार में जो है कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि यानी अपने जीवन को भी चलाने के लिए कृषि पर आधारित है, तो 80% है। भारत के जीडीपी कृषि क्षेत्र का योगदान 2021 से 22 में 18.8% रहा है, 18.8% रहा है। भारत के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान, भारत के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 2021 से 22 में 18.8% रहा है। अगला क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र भारत में 48% रोजगार सृजन करता है। कृषि क्षेत्र भारत में 48% रोजगार सृजन करता है। कृषि क्षेत्र भारत में 48% रोजगार सृजन करता है। भारत में 43% भूभाग पर मैदानों का विस्तार पाया जाता है। भारत में 43% भूभाग पर मैदानों का विस्तार पाया जाता है। भारत के महान न्यायवादी को राष्ट्रपति ही हटा सकता है। भारत के महान न्यायवादी को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। भारत के महान न्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति ही हटा सकता है। अब भारत के महान न्यायवादी को ही राष्ट्रपति को नियुक्त करता है और राष्ट्रपति ही इसको हटा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के 1 में, संविधान के अनुच्छेद 76 के 1 में भारत के महान न्यायवादी के पद का उल्लेख है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 76 के 1 में, संविधान के अनुच्छेद 76 के 1 में भारत के महान्यायवादी के पद का उल्लेख है। भारत के महान्यायवादी के पद का उल्लेख अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 76 के 1 में है और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर महान्यायवादी संसद की बैठक में भाग ले सकता है। यानी संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर, यानी संसद में कोई सदन के सदस्य नहीं है, संसद के संसदीय सदस्य नहीं है, तो उस स्थिति में महान्यायवादी संसद की बैठक में भाग ले सकता है। महान्यायवादी का वेतन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्या महान्यायवादी का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। महान्यायवादी का वेतन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसादर्पण पद पर रहते हैं। महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि कानून के सलाहकार होते हैं। महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि कानून के सलाहकार होते हैं। महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि कानून के सलाहकार होते हैं। वर्तमान में महान्यायवादी आर वेंकट रमनी है। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी है। वर्तमान में महान्यायवादी आर वेंकट रमनी है। वर्तमान में महान्यायवादी आर वेंकट रमनी है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में साक्षरता दर 47.53% 2001 की जनगणना के अनुसार है। बिहार में साक्षरता दर 47.53% 2001 की जनगणना के अनुसार है। बिहार में साक्षरता दर 61.80% 2011 की जनगणना के अनुसार है। बिहार में साक्षरता दर 61.80% 2011 की जनगणना के अनुसार है। 2001 में 47.53%, 2011 में साक्षरता दर 61.80% है। अगला क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.20%, महिला साक्षरता दर 51.50%। 2011 के जनगणना के अनुसार जो है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.20% तब महिला साक्षरता दर 51.50% है। 2011 के संशोधित जनगणना डेटा के अनुसार बिहार का साक्षरता 63.82% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 73.39% और महिला साक्षरता दर 53.33% बताया गया है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल 93.91% है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल 93.91% है। 2011 के जनगणना के अनुसार कहे भारत के सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। अब भारत का सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो यह बिहार है अपना।
न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है, दे भी दिया है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है। अगला क्वेश्चन है ध्यानचंद हॉकी। ध्यानचंद हॉकी से संबंधित खिलाड़ी हैं। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित खिलाड़ी है। ध्यानचंद हॉकी से संबंधित खिलाड़ी है। ध्यानचंद हॉकी से संबंधित खिलाड़ी है। इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर भारत में राष्ट्रपति खेल दिवस 29 अगस्त के रूप में मनाया जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर, यानी ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति खेल दिवस 29 अगस्त के रूप में मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है 14 के बाद 15 में चलते हैं। दोस्तों मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ जरूर किया करें। चलते हैं क्वेश्चन में। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के महान खिलाड़ी रहे। कहेगा क्रिकेट के महान खिलाड़ी कौन रहे? तो सचिन तेंदुलकर जो है यह भारत के महान खिलाड़ी रहे, यानी सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के महान खिलाड़ी रहे। विश्वनाथ आनंद शतरंज के महान खिलाड़ी। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के महान खिलाड़ी हैं। विश्वनाथ आनंद शतरंज के महान खिलाड़ी हैं। विश्वनाथ आनंद शतरंज के महान खिलाड़ी हैं। सरदार सिंह हॉकी खेल से संबंधित थे। जसवीर सिंह कबड्डी से संबंधित है। जसवीर सिंह किससे संबंधित है? कबड्डी से संबंधित। जसवीर सिंह कबड्डी से संबंधित है। मैं एक बार चलते हैं। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में महान खिलाड़ी माने जाते हैं। विश्वनाथ आनंद शतरंज में महान खिलाड़ी माने जाते हैं। विश्वनाथ आनंद। सरदार सिंह हॉकी खेल में संबंधित है। जसवीर सिंह कबड्डी खेल से संबंधित है। ओइन बेनम देवी फुटबॉल खिलाड़ी से संबंधित है। ओइन बेनम देवी फुटबॉल खिलाड़ी से संबंधित है। ओइनम बेनम देवी फुटबॉल खिलाड़ी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन यह कराएंगे दोस्तों। 15 ही लेक्चर लेंगे। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगानी शेरशाह सूरी था। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अफगानी शेरशाह सूरी था। सूर साम्राज्य के संस्थापक अफगानी शेरशाह सूरी था। सूर साम्राज्य के संस्थापक अफगानी शेरशाह सूरी था। शेरशाह का जन्म बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। शेर शाह के पिता हसन खां बिहार के सूबेदार जमाल खां के अंतर्गत सासाराम के जागीरदार थे। शेर शाह के पिता हसन खां बिहार के सूबेदार जमाल खां के अंतर्गत सासाराम के जागीरदार थे। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। उनकी इस बहादुरी से फिर से दोस्तों पढ़ेंगे। फरीद ने शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहादुर खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। कहेगा शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने प्रदान की? तो बिहार के अफगान शासक सुलेमान मोहम्मद बहादुर खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि दे दी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. हुम ने किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। A.O. हुम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850 A.O. हुम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 में है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इसकी प्रथम बैठक बॉम्बे में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था इसकी प्रथम बैठक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुई थी। कांग्रेस की प्रथम बैठक की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। क्या कांग्रेस की प्रथम
बैठक की अध्यक्षता किए थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किए थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के प्रथम बैठक की स्थापना किए थे। कांग्रेस के प्रथम बैठक की अध्यक्षता, कांग्रेस के प्रथम बैठक की अध्यक्षता कब, कहाँ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इस प्रथम बैठक में, कांग्रेस के प्रथम बैठक में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कांग्रेस के 72 सदस्यों में कुल, कांग्रेस के इस प्रथम अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कांग्रेस पार्टी की स्थापना, कांग्रेस पार्टी की स्थापना पर लाला लाजपत राय ने सुरक्षा कवच सेफ्टी बल्ब सिद्धांत दिया। कांग्रेस पार्टी की स्थापना पर, कांग्रेस पार्टी जब प्रथम अधिवेशन हुआ, इसकी स्थापना पर लाला लाजपत राय ने सुरक्षा कवच का सिद्धांत दिया। सुरक्षा का कांग्रेस का प्रथम बैठक में सुरक्षा कवच का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिए थे, जिसे सेफ्टी बल्ब भी कह सकते हैं। आगे है, इनके विचार में कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज ने अपने उद्देश्यों के पूर्ति के लिए किया है। इनके विचार में था, लाला लाजपत राय के विचार में, कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज के अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया। लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस की स्थापना डफरिन के मस्तिष्क का उपज है। लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस की स्थापना डफरिन के मस्तिष्क का उपज है। दोस्तों, आज के लिए क्वेश्चन इतना ही रहने देते हैं, और आपको यह वीडियो अच्छा लगे, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। इस प्रकार से छोटा छोटा वीडियो बनाकर 10 से 15 क्वेश्चन का वीडियो बनाकर हम आप सबको प्रोवाइड करते रहेंगे, और यह चैनल को आगे जरूर बढ़ाएं, सपोर्ट जरूर करें। तो जय हिंद।